Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel ComTuts. This is tutorial number 12 of income tax, and in this tutorial we will discuss about kinds of agriculture income. इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने स्टार्ट किया था ये वाला चैप्टर, और जिसमें हमने समझा था कि बेसिकली एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है और किस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम को कैटेगराइज किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में, और क्या इसकी कंडीशंस होती हैं। ये हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था, ठीक है। और आज वाले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। फाइन, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। फर्स्ट क्या है, रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। जब हमने एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ही यही था कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, एनी रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। कि कोई भी अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है या आपको कोई भी रिवेन्यू रिसीव हो रहा है, कहाँ से, लैंड से, और उसकी क्या कंडीशन थी कि वो लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होनी चाहिए, इंडिया में, और वो लैंड किस पर्पस के लिए यूज होगी, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। तो सेम फर्स्ट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम भी क्या है, रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। कि अगर आपको किराया या आपको कोई भी रिवेन्यू रिसीव हो रहा है एक ऐसी लैंड से जो लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडिया में, और उस लैंड को किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो वहां से जो भी रिवेन्यू और रेंट ड्राइव होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। और दूसरा, जो आपका रेंट है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और वो काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। अब कैसे कैश की फॉर्म में और कैसे काइंड की फॉर्म में होता है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये एक लैंडलॉर्ड है और एक ये टेनेंट है। अब मान लो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को कोई भी लैंड, अपनी लैंड जो है वो किराए पर दे दी, मीन्स गिव्स लैंड ऑन रेंट। टेनेंट क्या करेगा, उस लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए का किराया देगा। सपोज करो गिव ₹10,000 और मोर, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हमने थोड़ा नॉमिनल सा अमाउंट लिया है। फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं रेंट इन कैश का। तो रेंट इन कैश के केस में क्या होता है कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपनी लैंड दी कि वो उस लैंड को यूज करेगा किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। दैट मीन्स वो उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा, और अगर वो इस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज करेगा तो फिर वहां से जो भी इनकम यानी वहां से जो भी रेंट और रिवेन्यू डिराइव होगा वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होगा। फाइन। तो अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को कोई भी लैंड किस पर दी है, रेंट पर दी है, टेनेंट लैंडलॉर्ड को क्या देगा इन रिटर्न, 10,000 रुपए का किराया या उससे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस आता है हमारे पास रेंट इन काइंड का। अब रेंट इन काइंड के केस में क्या होगा, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपनी लैंड दी। अब हम यहाँ पर कौन सा केस पढ़ रहे हैं, रेंट इन काइंड का। दैट मीन्स अब टेनेंट वो जो उसको लैंड मिली है किराए पर, उसके बदले में वो लैंडलॉर्ड को किराया जो वो कैश में नहीं दे रहा, रादर किस में दे रहा है, काइंड में दे रहा है। तो वो काइंड में कैसे देगा, सपोज करो टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को जितना भी उस लैंड पर वीट ग्रो हुआ है उसका 1/3 अगर वो लैंडलॉर्ड को दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेंट इन काइंड। दैट मीन्स गिव्स 1/3 ऑफ टोटल वीट ग्रोन, ठीक है, गिव्स 1/3 ऑफ टोटल वीट ग्रोन। ये था आपका रेंट इन काइंड। अब थर्ड केस आता है रिवेन्यू का। हमने पढ़ा ना रेंट और रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, और ये जो है आपका रेंट जो है वो आपका कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और ये आपका काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है रिवेन्यू। अब यहाँ पर रेंट नहीं है, यहाँ पर रिवेन्यू है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, दो टर्म्स है, रेंट और रिवेन्यू। रेंट मतलब कि आपने अपना कोई भी एसेट किसी दूसरे पर्सन को यूज के लिए दिया है, ठीक है, और जितना टाइम पीरियड वो पर्सन उस एसेट को यूज करेगा तो उतना हम उससे रेंट यानी किराया उससे लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, रिवेन्यू, जो आप इनकम रिसीव करेंगे जो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेनेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका फार्मर। ये करेक्ट कर लेना। फाइन। अब देखो लैंडलॉर्ड जो है वो फार्मर को बोलता है कि वो उसकी लैंड पर
वीट ग्रो करे। लैंडलॉर्ड आस्क फार्मर्स टू ग्रो वीट। अब यहाँ पर फार्मर है, टेनेंट नहीं है। लैंडलॉर्ड ने फार्मर को क्या बोला कि वो उसकी लैंड पर जो है गेहूं को उगाए, यानी गेहूं की फसल उगाए। अब फार्मर क्या करेगा, जितनी भी वो फसल उगाएगा, जितनी भी वो मेहनत करेगा जो उस लैंड के ऊपर, उसका 70% प्रॉफिट जो है वो किसको दे देगा, लैंडलॉर्ड को। सो फार्मर गिव्स 70% ऑफ प्रॉफिट टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्लियर हुआ। फर्स्ट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या था, रेंट और रिवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। अब रेंट और रिवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड का मतलब क्या है कि जब कोई एक ऐसी लैंड जो कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है, और उस लैंड को आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां से जो भी रेंट या रिवेन्यू रिसीव होगा वो आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये जो रेंट है वो आपका कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है। कैश की फॉर्म में कैसे होगा कि सपोज करो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को लैंड किराए पर दी और टेनेंट ने उसका किराया लैंडलॉर्ड को दिया कितना, 10,000 रुपए, दैट इज रेंट इन कैश। देन सेकंड है रेंट इन काइंड। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को लैंड दी किराए पर और टेनेंट ने क्या किया, जितना भी उस लैंड पर वीट ग्रो हुआ है उसका उसने 1/3 जो है, यानी 1/3 प्रोपोर्शन में उसने लैंडलॉर्ड को रिटर्न में या इन कंसिडरेशन उनको दे दिया। देन थर्ड आता है रिवेन्यू। अब रिवेन्यू के केस में क्या होगा, लैंडलॉर्ड फार्मर से पूछता है कि वो उसकी लैंड पर वीट की खेती करे, ठीक है, यानी वीट ग्रो करे। अब जो फार्मर है वो उस पर मेहनत करता है और वीट ग्रो करेगा, ठीक है, और जितना भी वीट ग्रो करके जो भी ऑपरेशंस करेगा वहां पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, वहां से जितना भी उसका आउटपुट आएगा वो उसका 70% जो होगा वो किसको दे देगा, लैंडलॉर्ड को। क्लियर हुआ। अब इसे हम फ्लो चार्ट से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिसन नाउ, वेदर रेंट और रिवेन्यू, एग्रीकल्चर इनकम, और नोट कि जो भी आपको रेंट और रिवेन्यू डिराइव हो रहे हैं लैंड से, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है या फिर नहीं है। दो पार्ट्स हमने इसके बना दिए, फ्रॉम लैंड और फ्रॉम अदर एसेट्स। पहली कंडीशन यही थी कि जो भी आपको रेंट और रिवेन्यू रिसीव होगा वो कहाँ से होना चाहिए, लैंड से। तो पहले आपको यहीं पे क्लियर हो गया कि अगर वो लैंड से आ रहा है दैट मीन्स वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, लेकिन अगर वो लैंड से नहीं आ रही, किसी और एसेट से इनकम आ रही है, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। और अगर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है दैट मीन्स वो एग्जाम्प्ट भी नहीं है, और अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है दैट मीन्स वो टैक्सेबल है और उसके ऊपर हम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया, फ्रॉम अदर एसेट्स नॉट कवर्ड इन डेफिनेशन, सो ये टैक्सेबल होगा। अब फ्रॉम लैंड की बात करते हैं। पहला तो कंडीशन ये थी कि लैंड होगी कहाँ पर, इंडिया में। अगर वो लैंड इंडिया से बाहर होगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो फर्स्ट क्या है, सिचुएटेड इन इंडिया। अगर वो सिचुएटेड इन इंडिया है, अगर वो आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। और अगर वो आपकी जो लैंड इंडिया में नहीं है, सपोज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि सपोज करो मिस्टर जॉन के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही यूज कर रहा है, और मिस्टर जॉन जो है वो इंडिया का रहने वाला ही है, बट जो उसकी लैंड है वो यूएसए में है। उसकी लैंड इंडिया में नहीं है, उसकी लैंड यूएसए में है। तो वहां से उसको जो भी इनकम रिसीव होगा वो उसका एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये कंडीशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में यही लिखा हुआ है कि लैंड आपकी इंडिया में होनी चाहिए। अब अगर आपकी जो लैंड है वो इंडिया से बाहर होगी दैट मीन्स वहां से आपको जो भी इनकम अराइज होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगी, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि उस लैंड को हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स बना दिए गए, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस और लैंड यूज्ड फॉर अदर पर्पस। हमारी कंडीशन ये थी कि रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है, किसी और पर्पस के लिए हम यूज करें, मान लो हम उस पे माइनिंग का काम कर रहे हैं, मान लो उसमें हम स्टोन क्वेरीज कर रहे हैं, यानी ईंट के भट्टे बना रखे हैं, ठीक है, या कोई भी आपने उस पे पार्क बना दिया या कोई स्कूल बना दिया आपने उस लैंड पे, आप कोई भी कोई और ऑपरेशंस कर रहे हैं उस लैंड पर, किसी और पर्पस के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, तो वहां से जो भी इनकम रिसीव होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। तो जितना भी इनकम आएगा वो क्या होगा, टैक्सेबल, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
फाइन। और यहाँ पर आ जाइए, इसमें क्या लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें भी डाउट है कि एग्जम्प्ट और टैक्सेबल का मतलब क्या है, देखो जो इनकम होती है ना वो दो तरीके की होती है, एक होती है टैक्सेबल इनकम और एक होती है आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है, वो वाली इनकम जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको नेम से क्लियर हो रहा है, टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा और फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी और आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइन। नॉन टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है, जो एग्जम्प्टेड इनकम्स होती हैं। आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 है एग्जम्प्टेड इनकम का, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड होती है और क्या होता है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एग्जम्प्टेड का मतलब क्या है कि जिसको टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, दैट मीन्स उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं होती और अगर टैक्स लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी तो आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। फाइन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्लियर हो गया, दैट इज रेंट और रेवेन्यू derived फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। अब अगर एक पर्सन को इनकम रिसीव हो रही है एक ऐसी लैंड से जो इंडिया में सिचुएटेड है और उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और वहां पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो वहां से जो भी इनकम रिसीव होगी वो क्या होगी, एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के बारे में बताया था कि कौन कौन से होते हैं, जैसे सोइंग ऑफ सीड्स है, डिगिंग है, वाटरिंग है या फिर टिलिंग ऑफ लैंड है, ये सारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं। और जब इन सारे ऑपरेशंस को किया जाता है, इन सारे ऑपरेशंस को क्यों किया जाता है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट के लिए फिट कर दो, मींस उस प्रोडक्ट को हम इस लायक कर दें कि वो मार्केट में भेजने के लायक हो जाए। और किस पर्पस के लिए एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किए जाते हैं लैंड पे, सो दैट वो जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल के लिए कैपेबल हो जाए। ठीक है, अभी जो 3 पॉइंट्स है ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसको यहाँ एग्जाम्पल से समझना ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, ये लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है। अब लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपनी लैंड किराए पर दिया और टेनेंट क्या करेगा, उसको इसके बदले में अगर रेंट इन कैश है, अगर कैश में होगा तो वो कैश देगा 10,000 रुपए सपोज करो, और अगर वो काइंड में है तो वो जो भी ग्रो कर रहा है, यानी वीट की फसल है या राइस की फसल है, तो वो इसका कुछ प्रोपोर्शन जो डिसाइड हुआ होता है वो देगा अगर काइंड में होगा। तो मान लो यहाँ पर रेंट इन कैश है, तो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को लैंड दी किराए पर और टेनेंट क्या करेगा, उसको उसका किराया देगा, गिव्स ₹10,000 और मोर। फाइन, इतना समझ में आ गया। अब लैंड पर एक्चुअल में कौन काम कर रहा है, टेनेंट। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कौन करेगा, ऑब्वियसली टेनेंट। तो यहाँ पर टेनेंट डज एग्रीकल्चर, तो एक्चुअल में टेनेंट क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उस पर खेती बाड़ी कर रहा है, उस पर ऑपरेशंस कर रहा है। और लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उसको किराए पर लैंड देकर उससे किराया जो है वो रिसीव कर लिया। ठीक है, अगर रेंट इन कैश है। अब टेनेंट क्या क्या ऑपरेशंस करेगा, देखो टेनेंट ने उस पर खेती बाड़ी करी, कौन कौन सी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आते हैं। अब फर्स्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या आएगा कि टेनेंट क्या करेगा, जो भी वीट उसने ग्रो करी है उस लैंड पर, वो उसको बोरियों में डालेगा ताकि वो उसको मार्केट में भेज सके। अब ये किसका एग्जाम्पल है, मेकिंग प्रोड्यूस फिट टू द मार्केट, कि जो भी हमने उस लैंड पर प्रोड्यूस किया है हम उसको मार्केट में भेजने के लिए फिट कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मान लो आपने गेहूं उगा लिया लैंड पर, गेहूं की फसल हो गई है, एज इट इज तो नहीं वो जाएगा ना मार्केट में। प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आपको मैंने एग्जांपल दिए थे कि प्रॉपर उसके ऊपर ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसकी कटाई करी जाती है, फिर उसको बोरियों में पैक करा जाता है ताकि उसको हम मार्केट में इजिली भेज सकें। फाइन, उसके बाद सेकंड क्या आता है, अब जब वो मार्केट में चला गया है तो हम उस वीट को क्या करेंगे या आगे क्या होगा, वो जो फर्दर सेल होगा, तो सेल्स वीट। और ये क्या है, ये भी इनकम जब एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है उसका सेल हो रहा है, सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद लास्ट आता है, सपोज करो ये जो गेहूं आया है आपने इससे बिस्किट्स बना लिए और फिर आप उसको सेल कर रहे हैं, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, वो आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस इनकम। तो ये आपका एग्रीकल्चर इनकम
नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, ये तो एक प्रोसेसिंग करी जा रही है कि आपको इनपुट दे देगा गेहूं, फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग करी है, फिर आपका आउटपुट आ जाता है बिस्किट। तो वहां आप एक बिस्किट बनाने के लिए बेसिकली आपके कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस नहीं लगे हैं, ठीक है। और इसलिए जो भी हम वीट से बिस्किट बनाकर जो भी आप मार्केट में बेच रहे हो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, रादर इट इज अ बिजनेस इनकम। फाइन, दोबारा से समझाती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हम अभी डिस्कस कर रहे थे सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विच इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बता दिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट एंड फोर्थ वन इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस। अभी तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखना और फिर इस एग्जाम्पल को समझना है, ठीक है। देखो, सपोज करो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को लैंड दे दी है किराए पर और टेनेंट ने उसका किराया लैंडलॉर्ड को दे दिया है 10,000 रुपए। जो टेनेंट है वो उस पर खेती बाड़ी करेगा, उस लैंड पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करेगा। अब फर्स्ट उसने क्या किया, जो भी वीट उस लैंड पर ग्रो हुई है, जो भी वीट की फसल हुई है, वो उसको बोरी में डालेगा ताकि उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में भेज सकें। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मेकिंग प्रोड्यूस फिट टू द मार्केट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हो रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो रहे हैं, दैट मीन्स इस प्रोसेस को करने से जो भी इनकम डेराइव होगा वो क्या होगा, आपका एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद बोरी में डाला, मार्केट में भेजा और फिर मार्केट में जाके बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको जब हम मार्केट में जाकर सेल कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हुए और अगेन एग्रीकल्चरल इनकम। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन, आपने इस वीट से क्या बनाया, बिस्किट्स बनाए, मेक्स बिस्किट्स फ्रॉम द वीट। अब ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, क्योंकि बिस्किट बनाने के लिए आपका किसी भी तरह का एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं लगा है। सो दैट्स वाई यहाँ से आपको जो भी इनकम डराइव होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, रादर क्या होगा, इट इज अ बिजनेस इनकम। फाइन, इतना क्लियर हुआ। अब ये वाला जो एग्जाम्पल था ये था रेंट इन कैश का, ये एग्जाम्पल था रेंट इन कैश का कि अगर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कैश में है। अगर सपोज करो रेंट आपका काइंड में है, तो अगर काइंड में होगा तो क्या हो, लैंडलॉर्ड टेनेंट को लैंड दे देगा और टेनेंट क्या करेगा, उसको सपोज करो 1/3 जितना भी वीट ग्रो हुआ होगा उसका 1/3 वो किसको दे देगा, टेनेंट लैंडलॉर्ड को दे देगा, ठीक है। अगर किस में होगा, काइंड में होगा। अब काइंड के केस में क्या हो जाएगा, सारा काम कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेगा, ठीक है। लैंडलॉर्ड अगेन जो वीट है उसको बोरी में डालेगा, यानी मेकिंग प्रोड्यूस फिट टू द मार्केट, फिर उसको सेल करेगा, सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये भी जो सारे ऑपरेशंस होंगे वो क्या होंगे, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। और एग्रीकल्चर ऑपरेशन से जो भी आपका इनकम रिसीव होगा वो क्या होगा, अगेन एग्रीकल्चर इनकम। फाइन, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है फिफ्थ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। अब अगर फार्म हाउस से कोई भी इनकम रिसीव हो रहा है तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा, लेकिन इसकी भी कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होगी तो वो एग्रीकल्चर इनकम के क्राइटेरिया में आएगी, अदरवाइज नहीं। अब इसे समझते हैं, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। फार्म हाउस का मतलब क्या है कि जो आप लोग एग्रीकल्चर लैंड देखते हैं ना, उसके बिल्कुल नियर बाय विच इज इमीडिएट विसिनिटी टू द लैंड, वो आपका फार्म हाउस माना जाता है, ठीक है। यानी जिस हाउस को आप या तो यूज करते हैं एज अ ड्वेलिंग हाउस या एज अ स्टोर हाउस, तो वो आपका फार्म हाउस होता है। यहाँ पर हम वो बड़े बड़े फार्म हाउस की बात नहीं कर रहे जहां पर बड़ी बड़ी पार्टीज वगैरह होती हैं, ये उस वाले फार्म हाउस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से समझना, देखो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है, एक लैंड है और उसके बिल्कुल लैंड के ऊपर ही या लैंड के बिल्कुल पास ही एक आपको फार्म हाउस दिख रहा है। फाइन, इस फार्म हाउस को आप यूज करें एज अ ड्वेलिंग हाउस और फॉर एज अ स्टोर हाउस, तो ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। बट अगर आप इस फार्म हाउस को बिजनेस पर्पज से यूज करेंगे तो यहाँ से जो भी इनकम रिसीव होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। फाइन, इतना क्लियर हुआ। सेकेंड, used as dwelling house or storehouse by whom, by receiver of rent or cultivator। अगर जो जिसको रेंट मिलना है या जो कल्टीवेटर है जो कल्टीवेशन परफॉर्म कर रहा है उस एग्रीकल्चरल लैंड पर, अगर वो उस लैंड को एज अ ड्वेलिंग हाउस और एज अ स्टोर हाउस यूज करेंगे तो वहां से उनको जो भी रेंट और रेवेन्यू रिसीव होगा वो उनका एग्रीकल्चर इनकम होगा। बट अगर इसे कोई और पर्सन करेगा तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आपका ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस यूज करेंगे वो
कल्टीवेटर ही करेगा, या जो रिसीवर ऑफ रेंट है, नॉट बाय अदर पर्सन। फाइन। और अगर अदर पर्सन कर रहा है इसको यूज तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। मीन्स जिस तरीके से हम हाउस टैक्स का कैलकुलेशन करके उसका टैक्स पे करते हैं ना, उसी तरीके से हम जो फार्म हाउस है या जो भी बिल्डिंग है विच इज इमीडिएट विसिनिटी टू द लैंड, तो उसका जो असेसमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हाउस टैक्स की तरह होगा। मतलब जैसे आप हाउस टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, उस तरीके से इसका असेसमेंट होना चाहिए। और ये जो आपकी लैंड है वो रूरल एरिया में भी हो सकती है, वो अर्बन एरिया में भी हो सकती है। अगर वो अर्बन एरिया में है तो उसके लिए मस्ट है कि दैट लैंड मस्ट बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। फाइन। तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस का मतलब क्या है कि कोई भी फार्म हाउस या कोई भी बिल्डिंग विच इज इमीडिएट विसिनिटी टू द लैंड, और उस लैंड को आप यूज कर रहे हैं एज अ ड्वेलिंग हाउस और अ स्टोर हाउस, और कौन यूज कर रहा है, बाय रिसीवर ऑफ रेंट और कल्टीवेटर, तो वहां से आपको जो भी इनकम रिसीव होगा वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा। ठीक है। लेकिन इस फार्म हाउस को और इस बिल्डिंग को आप बिजनेस पर्पज से यूज नहीं करेंगे, और अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करेंगे तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। ठीक है। और इसे यूज भी कौन करेगा, या तो जो रेंट का रिसीवर है या फिर कल्टीवेटर, नॉट बाय एनी अदर पर्सन। फाइन। क्लियर हुए फर्स्ट 5 काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब आते हैं लास्ट टाइप में। लास्ट क्या है, 6th वन, दैट इज इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स। अब जो भी सीड्स या सैपलिंग्स नर्सरी में ग्रो होते हैं, वहां से भी जो वो सेल करके जो भी इनकम अर्न करते हैं वो उनका एग्रीकल्चर इनकम होता है। फाइन। So this is all about kinds of agricultural income. There are basically 6 types of agricultural income. Number 1 is rent or revenue derived from land. Second, income from agricultural operations. Third, income from making the produce fit for the market. Fourth, income from the sale of produce. Fifth, income from a farmhouse. And sixth one is income from saplings or seedlings. Clear हुआ? आई होप जितना भी हमने आज वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स और योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। और ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, प्लीज अपने व्यूज, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, एज योर फीडबैक रियली मैटर्स अ लॉट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। फाइन। टिल देन आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और अगर कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। फाइन। So last में guys, thank you for watching this tutorial. If this is helpful for all of you, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters a lot. And also don't forget to hit the like button, and also do subscribe my channel and do share with your friends and your classmates too, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ये चैनल पहुंचे और उनके लिए हेल्पफुल रहे। So last में guys, thank you, bye bye, take care, have a great day ahead.